आप सभी लोगों का हमारी नेक्स्ट वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले एनएबीएच नर्सिंग एक्सीलेंस चैप्टर के बारे में। इसमें जितने आपके टोटल 7 चैप्टर्स होते हैं, उन 7 चैप्टर को आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं। एक्चुअली उन 7 चैप्टर में होता क्या क्या है। हम बात करें जो हमारा पहला चैप्टर है उसका नाम है NRM यानी नर्सिंग रिसोर्स मैनेजमेंट। इसके अंदर मोस्टली होता क्या है कि हॉस्पिटल के अंदर कितनी मैन पावर प्लानिंग की रिक्वायरमेंट है नर्सिंग के अंदर, यानी आपके हॉस्पिटल में कितनी नर्सिंग की जरूरत है। और जो नर्सिंग की जो रिक्वायरमेंट होती है वो उसकी जो शेड्यूल होता है, आपको पता है मॉर्निंग शिफ्ट चलती है, इवनिंग शिफ्ट चलती है, नाइट शिफ्ट चलती है। तो उसी रेशो पे बिहाफ पे क्या करते हैं, नर्सिंग को हायर किया जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है, जो आपका HR डिपार्टमेंट होता है वो एक प्लानिंग करता है कि हमें एक्चुअली स्टाफ की कितनी रिक्वायरमेंट है। ओके, ये सब एक्चुअली कवर होता है इस चैप्टर के अंदर। ये इसमें पूरा जो रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो HR डिपार्टमेंट की है। नेक्स्ट आता है आपको नर्सिंग केयर ऑफ पेशेंट्स। एक्चुअली इसमें क्या होता है, आप अगर किसी भी डिपार्टमेंट में काम कर, शायद आप ICU में काम कर रहे हो, आप इमरजेंसी में काम कर रहे हो, आप OT में काम कर रहे हो, या फिर आप CCU, NICU, PICU किसी भी क्लिनिकल एरिया में काम कर रहे हो, वहाँ पे पेशेंट्स केयर की सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। तो वहाँ पे आपको पेशेंट्स केयर को कैसे आइडेंटिफाई करना, पेशेंट को कैसे मॉनिटर करना, पेशेंट को मेडिसिन कैसे देनी है, इंसिडेंट मॉनिटर कैसे करना है, और उसके बाद में मेडिकेशन एरर को कम कैसे करना है, वो सब कुछ आपका इस चैप्टर के अंदर कवर हो जाता है। नेक्स्ट आता है आपका नंबर 3, मैनेजमेंट ऑफ मेडिकेशन। इसको देख के आप समझ गए, मैनेजमेंट ऑफ मेडिकेशन, मेडिकेशन का मतलब जो मेडिसिन होती है उसका मैनेजमेंट कैसे करते हो। इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है MOM। अब आपके पास में जो मेडिसिन आती है, आपका मेडिसिन का इन्वेंटरी मैनेजमेंट क्या है, आपके पास में हाई रिस्क मेडिसिन कौन सी है, आपके पास में लासा यानी लुक ए लाइक एंड साउंड ए लाइक मेडिसिन कौन कौन सी है, आप पेशेंट्स को मेडिसिन किस बिहाफ पे दे रहे हो, यानी आपकी मेडिसिन से रिलेटेड सारी चीज़ें इसमें कवर हो जाती हैं इस चैप्टर के अंदर। नेक्स्ट आता है आपका नंबर 4, एजुकेशन, कम्युनिकेशन एंड गाइडेंस। यहाँ पे मोस्टली क्या होता है, जो भी पेशेंट्स आपके हॉस्पिटल में एडमिट है उसके साथ में जो आपके अटेंडी आए हुए हैं, जब किसी पेशेंट का ट्रीटमेंट होता है, सपोज करो किसी पेशेंट की सर्जरी होनी है, तो वहाँ पे आपने देखा होगा उस पेशेंट्स को और उसके अटेंडी को एक कंसेंट फॉर्म के बारे में इंफॉर्मेशन किया जाता है कि भाई हम आपके पेशेंट की OT करने जा रहे हैं, तो उसको ये प्रॉब्लम है। पहले आपको पूरी चीज़ें उसको एक्सप्लेन करनी होती है, उसको काउंसलिंग करनी होती है। फिर जो कंसेंट फॉर्म होता है, उस कंसेंट फॉर्म पे उसके सिग्नेचर चाहिए होते हैं, ठीक है, जो भी अटेंडी है वहाँ पे। दूसरा, उस कंसेंट फॉर्म पे मोस्टली क्या होता है, 3 चीजें होती हैं जब आप कोई OT प्रोसीजर करते हैं। भाई इसका बेनिफिट क्या है, रिस्क क्या है, और अल्टरनेटिव क्या है, ये तीनों चीजें उसमें डिफाइन होती हैं जो कि उसी अटेंडिव एक्सप्लेन की जाती हैं। थर्ड आता है कम्युनिकेशन। यहाँ पे कम्युनिकेशन देखा जाता है, कम्युनिकेशन एंड गाइडेंस। यहाँ पे देखा जाता है कि भाई जो नर्सिंग स्टाफ है उसकी आपस में कोऑर्डिनेशन क्या है, यानी नर्स टू नर्स कोऑर्डिनेशन क्या है, नर्स टू फिजिशियन कोऑर्डिनेशन क्या है, वो चीज़ों को प्रॉपर शेयर कर रही है नहीं कर रही, जो पेशेंट का केयर प्लान है प्रॉपर फिल हो रहा है या नहीं हो रहा, वो सब चीज़ें इसके अंदर कवर हो जाती है। नेक्स्ट आता है आपका नंबर 5, इन्फेक्शन कंट्रोल प्रैक्टिस। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी क्लिनिकल एरिया में, क्योंकि वहाँ पे आपका जो पेशेंट्स है उसे इन्फेक्शन होने के चांसेस 90% रहते हैं। यदि आप प्रॉपर हैंड हाइजीन प्रैक्टिस फॉलो नहीं कर रहे हो, आप केयर बर्नर प्रॉपर यूज़ नहीं कर रहे हो, आपने पेशेंट्स की बेड शीट्स प्रॉपर चेंज नहीं कर रहे हो, तो आपने स्टेलाइज इक्विपमेंट यूज़ नहीं कर रहे, तो वहाँ पे इन्फेक्शन फैलने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो इस चैप्टर के अंदर क्लिनिकल एरिया में जो भी इन्फेक्शन को फैलाने वाले एलिमेंट्स हैं उनको कम करके और इन्फेक्शन को कैसे रिड्यूस किया जाए उसके बारे में डिफाइन किया गया है सब कुछ। हम इसमें आपको MSDS के बारे में भी एक्सप्लेन करेंगे आगे जाके। नेक्स्ट आता है आपका एम्पावरमेंट एंड गवर्नेंस। यहाँ पे आपके जो रजिस्ट्रेशन होते हैं, भाई जो आप नर्सिंग स्टाफ है या आपके नर्सिंग सुपरिटेंडेंट, वो डिसीजन मेकिंग कैसे करते हैं, पॉलिसीज कैसे इंप्लीमेंट कर रहे हैं, वो सब कुछ आपका इस चैप्टर के अंदर कवर हो जाता है। अब नेक्स्ट आता है लास्ट, इसका नाम है NQI यानी नर्सिंग क्वालिटी इंडिकेटर। इसमें क्या होता है, आपको मैंने ऑलरेडी बताया कि जो आपके क्वालिटी इंडिकेटर है, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि आपके हॉस्पिटल में 22 क्वालिटी इंडिकेटर यूज होते हैं नर्सिंग डिपार्टमेंट में। तो उनमें आप जो आपके इन्फेक्शन कंट्रोल से रिलेटेड क्वालिटी इंडिकेटर, उनको आप मॉनिटर कैसे कर रहे हो, आप जो इन्फेक्शन कंट्रोल सर्विलेंस के लिए आप डेटा कैप्चर कैसे कर रहे हो, आप टर्न अराउंड टाइम कैसे निकाल रहे हो, आप ब्लड ट्रांसफ्यूजन टैट कैसे मॉनिटर कर रहे हो, आप डॉक्यूमेंट कैसे बना रहे हो, वो सब चीजें इस चैप्टर के अंदर कवर हो जाती हैं। तो मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर दूं, हमारा पहला चैप्टर है NRM,
नर्सिंग रिसोर्स मैनेजमेंट। सेकंड है हमारा नर्सिंग केयर ऑफ प्लान यानी एनसीपी। थर्ड है हमारा मैनेजमेंट ऑफ मेडिकेशन यानी एमओएम। फोर्थ है हमारा एजुकेशन कम्युनिकेशन एंड गाइडेंस ईसीजी। नंबर 5 है हमारा इन्फेक्शन कंट्रोल प्रैक्टिस यानी आईसीपी। 6 नंबर पे है हमारा एम्पावरमेंट एंड गवर्नेंस यानी ईसीजी, सॉरी ईसी। और लास्ट है हमारा 7 नर्सिंग क्वालिटी इंडिकेटर। ठीक है, ये हमारे 7 चैप्टर हैं जो एनएबीएच नर्सिंग एक्सीलेंस के अंदर आते हैं। अब दूसरा क्या है, देखो मैंने ये चीज़ आपको बता दी है। अगर आपको नर्सिंग रिसोर्स मैनेजमेंट पहले चैप्टर में देखना है तो आपको मैन पावर प्लानिंग करनी है। दूसरे मैं बताता हूँ, आपको एक चीज़ का पता होना चाहिए, जो नर्सिंग स्टाफ का जो रेशो होता है ना, वो वहाँ पे पेशेंट के बिहाफ पे रखा जाता है। यदि पेशेंट आपका वेंटिलेटर पे है तो 1 पेशेंट के साथ में 1 नर्स होती है, यदि आईसीयू की बात कर रहा हूँ। और यदि आपका पेशेंट वेंटी पे नहीं है लेकिन आईसीयू में है तो वहाँ पे 1 नर्स के पास में 2 पेशेंट रहते हैं। ठीक है, और यदि जनरल वार्ड में है तो वहाँ पे 1:6 होता है, यानी 6 पेशेंट पे 1 नर्सिंग स्टाफ होता है। इस व्याप पे क्या होता है, ये आपका नर्स पेशो रेशो को हम आइडेंटिफाई करते हैं और यूज करते हैं। उसके बाद में बताता है शिफ्ट शेड्यूलिंग रहती है आपकी। ठीक है, ये चीजें मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर दी। हाँ, जॉब सेटिस्फेक्शन स्ट्रेटजी बहुत जरूरी है। डिटेंशन का मतलब क्या होता है कि बाय चांस आपके यहाँ से स्टाफ छोड़ के जा रहा है जॉब, तो कोई ना कोई इश्यू तो होगा भाई। इसका मतलब वो अपनी जॉब से सेटिस्फाई नहीं है, उसे आप सैलरी सही से नहीं दे रहे, उसके ऊपर बर्डन आपने ज़्यादा डाला हुआ है, उसकी आप लर्निंग स्किल नहीं बढ़ा रहे हैं। तो ये सब चीज़ें आपकी इसमें कवर हो जाती हैं। अगर मैं पूरी चीज़ एक्सप्लेन करूँ तो वीडियो थोड़ी बड़ी हो जाएगी, तो इसलिए मैं आपको शॉर्ट में दिखा दूँ। आप पॉज करके वीडियो को इन सबको एक बार पढ़ लेना। सेकंड था आपका नर्सिंग केयर ऑफ पेशेंट्स। इसमें आपका पेशेंट का असेसमेंट होता है, यानी जो फाइल बनती है। उसके बाद में जो आपका प्लान ऑफ केयर होता है पर पेशेंट्स के बारे में, वो आपको फिल करना होता है। फिर उसके बाद में आता है आप जो पेशेंट आपका एडमिट हुआ उसके वाइटल आप चेक कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, उसके ट्रीटमेंट को आप आइडेंटिफाई कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, प्रॉपर पेशेंट को मेडिसिन मिल रही है नहीं मिल रही। इसमें क्या एक्चुअली पेशेंट से रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज़ है उसको आपको कंटिन्यू करना है। उसके बाद में क्या होता है, आप पेशेंट के साथ पास भी जाते हो, उसे काउंसलिंग भी करते हो, उसे बताते हो कि भाई आप जल्दी ठीक हो जाओ। क्योंकि आपके पास में एक, आप जब भी किसी पेशेंट को देखते हो आप एक फैमिली मेंबर के साथ उसके साथ जब भी ज्वाइंट हो गए, तो वो एक्चुअली क्या उसकी जो इम्प्रूवमेंट स्टेप है वो काफ़ी इम्प्रूव हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपका मैनेजमेंट ऑफ मेडिकेशन, इसके बारे में बता दिया। हाँ, आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, जो मेडिकेशन प्रिस्क्रिप्शन वेरिफिकेशन है ये कैसे होता है, ये मैं आपको एक इंडिविजुअल वीडियो में बताऊंगा। उसके बाद सेफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, इसमें आता है आपका राइट पेशेंट होना चाहिए, राइट ड्रग होना चाहिए, राइट डोज होना चाहिए, राइट टाइम होना चाहिए और राइट रूट होना चाहिए। जब मैं मेडिकेशन एरर की एक लेक्चर बनाऊँ उसमें ये मैं चीज़ें आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। फिर हैंडलिंग हाई रिस्क मेडिकेशन, आप यानी हाई रिस्क मेडिसिन देते हो तो उसको प्रोटोकॉल क्या है, एडवर्स ड्रग रिएक्शंस क्या होती हैं, उसको मॉनिटर कैसे करते हैं, मेडिकेशन रिकॉन्सिलेशन एंड पेशेंट काउंसलिंग, इसके बारे में इसमें बताया गया है। उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन एंड लीगल कंप्लायंस मेडिकेशन मैनेजमेंट। कभी कभी देखा होगा कि आपने कुछ, आपके पास क्रेडिट कार्ड है, आपके पास मेडिसिन आती है, आप कोई मेडिसिन में इन्वेंट्री नहीं करते, आपने कोई मेडिसिन मैनेजमेंट मिल गया, वो सब कैसे करना, इस चैप्टर के अंदर पूरी इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाली है। नेक्स्ट आता है एजुकेशन कम्युनिकेशन, इसमें मैंने ऑलरेडी बता दिया। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि भाई जो नर्सिंग स्टाफ होता है जब वो हैंड ओवर करता है तो सबर एक फॉर्मेट होता है, इसको यूज करता है। ये आप कहीं पे भी लिख के रखो, इसे बोलो SBAR। जब भी आप नर्सिंग हैंड ओवर का रजिस्टर बनाओगे तो उसमें 4 चीजें होनी चाहिए। पहला सिचुएशन, सेकंड बैकग्राउंड, थर्ड असेसमेंट और फोर्थ रिकमेंडेशंस। ये चारों होने चाहिए। इससे क्या होगा, जब आप एक पेशेंट को एक शिफ्ट से दूसरे शिफ्ट में पेशेंट को हैंड ओवर करके जाओगे तो वहां पे कोई भी इंसिडेंट होने के चांसेस 0% हो जाते हैं। ओके, नंबर 5 पे इन्फेक्शन कंट्रोल, इसमें आपका हैंड हाइजीन प्रोटोकॉल होना चाहिए। अभी मैं WHO 5 मूवमेंट वाली एक वीडियो बनाने वाला हूँ। उसके बाद नेक्स्ट जो आपके पीपी किट कैसे यूज करते हैं, पीपी किट डिस्ट्रॉय कैसे करते हैं, पीपी किट को क्या क्या उसमें होते हैं, वो इक्विपमेंट होते हैं या क्या क्या उसमें हमें एलिमेंट्स की रिक्वायरमेंट है, वो सब कुछ एक्सप्लेन करने वाला हूँ। डिसइंफेक्शन कैसे होता है, उसके बाद में बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट क्या है, इसके बारे में भी आपको मिलेगा। फिर आपके जितने भी आपके HIC क्वालिटी इंडिकेटर, उसके ऊपर मैं इंडिविजुअल एक वीडियो बनाने वाला हूँ, जिससे इसी वीडियो के अंदर आपकी सभी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। उसके बाद सर्विलेंस, जो आपका इन्फेक्शन कंट्रोल सर्विलेंस होता है किस बिहाफ पे करते हैं उसका भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है एम्पावरमेंट गवर्नेंस, इसके बारे में मैंने ऑलरेडी बता दिया भाई। डिसीजन मेकिंग होना चाहिए, पॉलिसी बनी होनी चाहिए। उसके बाद लीगल राइट और रिस्पॉन्सिबिलिटी का भी पता होना चाहिए, नर्स को क्या होते हैं,
उसके बाद प्रॉपर उसके पास में अपना रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए। नेक्स्ट आपका नर्सिंग क्वालिटी इंडिकेटर, इसके बारे में ऑलरेडी बता दिया था। एक्चुअली कितने लोग यहाँ पे प्रेशर अल्सर रेट निकालना जानते हैं, जो इसको निकालना चाहते हैं वो मुझे ओके करके वैसे जिसको नहीं आता वो मुझे पता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि प्रेशर अल्सर और रेट हम कैसे निकालते हैं और प्रेशर अल्सर को हम आइडेंटिफाई कैसे करते हैं और उसके लिए फॉर्मूला क्या है। ये मैं आपको इसकी पूरी डिटेल शेयर कर दूँ। उसको पेशेंट फॉल क्या होते हैं, मेडिकेशन एरर कौन कौन से होते हैं, कंप्लाइंग विद द प्रोटोकॉल एंड क्लिनिक गाइडलाइन, पेशेंट सेटिस्फेक्शन, भाई आपके हॉस्पिटल में कोई पेशेंट आया है वो सेटिस्फाई हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये तो आपको पता होना चाहिए ना। आपने ओपीडी पेशेंट का या आईपीडी पेशेंट्स या इमरजेंसी पेशेंट्स का आप फीडबैक ले रहे हैं या नहीं ले रहे। यदि आप फीडबैक नहीं लोगे तो आप पता ही नहीं चलेगा आपको कि पेशेंट हमारे यहाँ पे सेटिस्फाई होकर जा रहा है नहीं जा रहा है। उसके बाद में ये डेटा आपको कैप्चर करना होता है। ओके, उसके बाद क्वालिटी इंप्रूवमेंट टूल होते हैं, मैंने ऑलरेडी बताया जो क्वालिटी इंप्रूवमेंट टूल होते हैं नर्सिंग के लिए उसके बारे में बताऊंगा। और जो आपके क्वालिटी इंडिकेटर होते हैं उसके लिए कुछ बेंच मार्क्स डिसाइड करते हैं। यहाँ पे दो चीज़ों के बेंच मार्क यूज होते हैं, सॉरी थ्री। पहला आपका सीडीसी, दूसरा आपका डब्ल्यूएचओ, तीसरा आपका एनईबीसी गाइडलाइन। तो तीनों के बारे में भी मैं आपको यहाँ पे शेयर करने वाला कि भाई बेंच मार्क हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा पर ऑर्गेनाइजेशन के जो बेंच मार्क होते हैं ना वो डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, क्योंकि वो जो बेंच मार्क बने होते हैं हॉस्पिटल अपने यानी जो ऑर्गेनाइजेशन है अपने बिहाफ पे बनाता है, यार मुझे कितनी इम्प्रूवमेंट चाहिए अपने हॉस्पिटल में, उसी के बिहाफ पे बेंचमार्क भी बनाता है। लेकिन हम मैं आपको बताऊंगा आप अपने बिहाफ पे बनाते हो तो, लेकिन आप जैसे सीडीसी हो गए, डब्ल्यूएचओ हो गए, एनएबीएच हो गए, जब इनकी गाइडलाइन को फॉलो करके बेंच मार्क बनाओगे तो वहां पे आपको खुद पता चल जाएगा कि हमारी क्वालिटी इंप्रूव हो रही है डाउन हो रही है। ओके, फिर आपको एडवर्स इवेंट जो होते हैं उसकी रिपोर्टिंग कैसे करनी है, जो भी आपके यहाँ इंसिडेंट हो गए इंसिडेंट आपको रेज करने भी आने चाहिए। नियर मिस क्या होता है उसके बारे में भी सब कुछ एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो ये सब इसके अंदर होगा, और उससे एक्स्ट्रा जो अगर आप नर्सिंग केयर करते हो उसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है आपको वो भी मैं एक्सप्लेन करूंगा धीरे धीरे इस कोर्स के अंदर।